साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सीएचओ एग्जाम के लिए कौन सी रैंक वालों का फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर आएगा, उसके बारे में चर्चा करूँगा। और इसके अलावा पदों का वर्गीकरण अभी भी कुछ साथियों को समझ में नहीं आया कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाली जो सीटें हैं वो किस में जाती हैं और खाली रहने पर कहाँ पर जाती है, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डीवी कंप्लीट होने के बाद अब बोर्ड द्वारा जब भी आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और सुनने में ये भी आया था कि चिकित्सा विभाग में 25,000 करीब पदों पर एक नई भर्ती भी आएगी, तो उसको लेकर भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने पर या फिर उसको लेकर ऑफिशियली अपडेट आने पर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम के किसी भी कैडेट से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है वो जरूर बताई जाती है, और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जो रैंक है उससे आपका सिलेक्शन फाइनल होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना है। क्योंकि अभी तो बोर्ड ने ईजी कर दिया, पहले है ना ये ढूंढना मुश्किल होता था, क्योंकि पहले हमें ये नहीं पता होता था कि हमारे जो नंबर हैं हमसे आगे कितने कैंडिडेट हैं। अब हम इससे क्या, हमें हमारी रैंक मालूम है, हमसे आगे कितने कैंडिडेट है ये भी मालूम है, तो इससे मोटे मोटे तौर पर हमें पता चल जाता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है हमें पदों का वर्गीकरण पता होना चाहिए कि हमारी कैटेगरी में कितने पद हैं। हॉरिजेंटल वालों को भी माइनस कर दे तो उसके बावजूद भी कितने पद रहते हैं। अब हॉरिजेंटल का मतलब ये हुआ है कि जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सीएचओ एग्जाम के पदों का वर्गीकरण। तो अब जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट, देखो कट ऑफ में ज़्यादा फर्क, जनरल में ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते, अंतर ज़्यादा आता है। फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, या फिर एससी एसटी कैटेगरी, इनमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। अब जनरल कैटेगरी में क्या होता है, जैसे कि आपको कैसे चेक करना है कि जनरल की फाइनल कितनी जाएगी। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जनरल में जितने पद है वो आपको माइनस करने होंगे। उसके बाद जितने जनरल में पद बचते हैं उतनी रैंक तक वालों के मार्क्स देख लीजिए। जितने मार्क्स लास्ट कैंडिडेट के हैं मोटे मोटे तौर पर आपको इसी से अनुमान हो जाएगा कि जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। जैसे कि सपोज दैट मैंने मान लिया कि जनरल के 600 पद है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मान रहा हूँ, जनरल में 600 पद। अब डीवी में आपको मालूम है 2 गुना को बुलाया गया, तो अब जनरल में 600 पद है, माना कि सपोज दैट जनरल में 600 पद है, तो 600 रैंक वाले जो कैंडिडेट है, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, एमबीसी का हो, उसके जितने मार्क्स है इसका मतलब कि फाइनल कट ऑफ जनरल की उतनी जाएगी। उसके बाद कैटेगरी वाइज चेक करने के लिए आपको अपनी कैटेगरी में चेक करना है कि एससी कैटेगरी में कितने पद है। अब एससी के जनरल में कितने पद है, जैसे कि एससी के जनरल में 120 पद है, तो फिर वो 600 के बाद से काउंट करेगा एससी के कैंडिडेट 120 तक वालों को, तो उससे एससी की जनरल की फाइनल कट ऑफ पता चल जाएगी। इसी तरह अगर आप अपनी ओबीसी में चेक करना चाहते हो, जैसे कि ओबीसी में मान लो कि 300 पद है, तो फिर वो क्या चेक करेगा, जैसे कि मान लिया ओबीसी में 300 पद है, तो वो 600 रैंक के बाद ओबीसी के कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा और 300 जैसे ही आएगा वहाँ रोक देगा और उसके जितने मार्क्स है वो ओबीसी की फाइनल कट ऑफ जाएगी। ये इस तरह से आप मोटे मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जो प्री डीवी का रिजल्ट आया जिसमें जो कट ऑफ बताई गई है और फाइनल जो कट ऑफ है उसमें कितना अंतर आएगा। अब जैसे कि हॉरिजेंटल में जो पद है वो किस तरह से दूसरी कैटेगरी में बांटे जाते हैं वो भी मैं आपको पहले समझा देता हूं और उसके बाद मैं आपको पद भी बता देता हूं। जैसे कि सीएचओ की ये संशोधित जो पदों में वर्दी है उसके बाद का ये विज्ञापन है, आप देख सकते हैं, जिसमें नॉन टीएसपी में टोटल आपके 3,169 पद हैं और टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आपके 765 पद हैं। तो अब जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन में देखोगे तो यहाँ एक्स सर्विसमैन में 143 पद हैं जनरल के, तो ये 143 से ये जो जनरल की कैटेगरी है इसमें जो 803 है यहाँ से आ रहे हैं। अब अगर बोर्ड को ये 143 जनरल से ही जाएंगे। अब जैसे मैं कैटेगरी में समझाता हूँ, जैसे कि एसटी कैटेगरी में यहाँ 44 पद है, तो ये आपके एसटी कैटेगरी के अनुसूचित जनजाति, एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति में जो आपके 264 पद है उसी में ये 44 जाएंगे। अब एसटी कैटेगरी में 44 में अगर कोई कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको मालूम है इस बार 40% वाला रूल था और एससी एसटी के लिए 35% वाला रूल था। अगर कोई कैंडिडेट बोर्ड को ऐसा नहीं मिला है जो कि एक्स सर्विसमैन है और एसटी कैटेगरी का है, जिसके किसी के 35% से ज़्यादा नहीं बने हो, 35% से कम होंगे तो उनको वैसे भी नहीं लिया जाएगा, तो ये 44 जो पद है ये इसी में ऐड हो जाएंगे, जो 264 है इसी में काउंट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा तो उसको ले लिया जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड को 44 मिल रहे हैं बंदे एक्स सर्विसमैन के एसटी कैटेगरी में जिनका 35% से ज़्यादा है,
तो फिर ये 264 में से 44 तो आप हटा दीजिए। अब ये हर कैटेगरी के अलग अलग है। अब यानी कि ये जो एसटी के 44 दे रखे हैं, अगर इनके मार्क्स जनरल से ज़्यादा आ रहे तब तो ये जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे, अन्यथा फिर ये आपके एसटी कैटेगरी में ही काउंट होंगे। इसी तरह अब जैसे कि एससी कैटेगरी में 59 है तो ये एससी कैटेगरी के 59 में ही काउंट होंगे। अगर यहाँ का कोई बंदा उसके नंबर अगर जनरल से ज़्यादा आ रहे तब तो वो कैंडिडेट जनरल से सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके पीछे जो कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पर ले लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला तो ये जो एससी कैटेगरी के 59 पद है वो नॉर्मल एससी कैटेगरी है उसी में ऐड कर दिए जाएंगे। इसी तरह एमबीसी कैटेगरी के जो 18 पद है तो वो एमबीसी कैटेगरी में ही काउंट होंगी। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के 37 पद है तो वो ईडब्ल्यू। अब एक्स सर्विसमैन का अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो वो कौन सी कैटेगरी से है उसी कैटेगरी में उसको ऐड कर दिया जाएगा, और अगर कोई सेलेक्ट नहीं होता है तो उनके जो पद खाली रहते हैं तो वो उन्हीं कैटेगरी में चले जाते हैं जो उनकी नॉर्मल कैटेगरी होती है। ठीक इसी तरह महिला कैटेगरी में भी यही होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं अन्य पिछड़ा वर्ग को कैटेगरी को लेकर आपको समझा देता हूं पहले कि पदों का वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि अब जैसे ही फाइनल, क्योंकि आपको मालूम है दिसंबर लास्ट वीक तक आपका रोजगार मेला भी आयोजित किया जा रहा है और उसमें पहले भी घोषणा हो चुकी है कि चिकित्सा विभाग में 15,000 के करीब नियुक्तियां दी जाएगी। तो जिस हिसाब से इनका डीवी प्रोसेस फास्ट किया गया है, 25 नवंबर से शुरू हुआ है और आज की डेट में लगभग जीएनएम के अलावा सभी कैडर के डीवी एक बार कंप्लीट हो चुके हैं। अब एब्सेंट कैंडिडेट यानी कि सीएचओ का भी डीवी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर अभी भी किसी कैंडिडेट ने डीवी नहीं करवाई है या किसी ने डीवी करवाई है उसके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है तो 8 दिसंबर आपको तीसरा और लास्ट चांस दिया जा रहा है। आपका जहाँ भी पहले शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पहुँचना है और उस समय पहुँचकर आप अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। जिस तरीके से विभाग द्वारा प्रोसेस फास्ट किया जा रहा है उससे यही लग रहा है कि आपको नियुक्ति रोजगार मेले में दी जा सकती है, और अगर रोजगार मेले में आपको नियुक्ति मिल रही है तो फाइनल रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा रोजगार मेले से पहले पहले, और जब भी वो फाइनल रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब महिला कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसमें अब आप देख रहे हैं परित्यक्ता में 13 पद है। कितने पद है? 13 पद है। तो अगर बोर्ड जब रिजल्ट निकाला तो बोर्ड को अगर परित्यक्ता कैटेगरी से 13 कैंडिडेट नहीं मिले 40% से ज़्यादा वाले, क्योंकि आपको मालूम है रूल तो 40% वाला है, अगर 40% नहीं बन रहे फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और SC ST के लिए 35% रूल है। तो फिर ये 13 पद खाली नहीं रहेंगे, बल्कि पहले ये 13 पद है ये विधवा श्रेणी के जो 52 है इनके साथ ऐड कर दिए जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल में पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब अगर विधवा में जैसे कि 52 है, अब परित्यक्ता में कोई महिला नहीं मिली है तो 52 और 13 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 65 पद विधवा कैटेगरी में। अगर विधवा कैटेगरी में भी 65 महिलाएं बोर्ड को नहीं मिली है, 30 मिली है तो ठीक है, जितनी शेष रह गई वो पद खाली नहीं रहेंगे, वो सामान्य महिला में जोड़ दिए जाएंगे 132 में। अब अगर इसी में भी खाली रह जाते हैं तो फिर पद है वो जुड़ जाते हैं इसी कैटेगरी के जनरल में। अब अगर ओबीसी में जनरल में भी खाली रह जाते उस समय वो पद फिर खाली रहेंगे। उस समय ऐसा नहीं है कि इसकी जनरल कैटेगरी मैन जनरल कैटेगरी उसके साथ ऐड कर दी, नहीं, आपकी कैटेगरी के जनरल तक काउंट हो जाएंगे, उसके बाद वो पद वो खाली रहेंगे और नई भर्ती होगी उसमें बैकलॉग के माध्यम से जोड़ दिए जाएंगे। अब इस बार आपने देखा ही होगा एनएचएम के बहुत कैडर में पद खाली रहे हैं, कुछ कैडर में तो पूरे के पूरे खाली पद रहे, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियर देख लो, उसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ, और बहुत कुछ ऐसे भी कैडर हैं जिसमें जितने पद है उतने स्टूडेंट भी पास नहीं हुए, तो पीछे शेष पद है वो खाली रहेंगे। अब उन शेष पदों पर 2026 में नई संविधा पर एनएचएम की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये जैसे ही ऑफिशियली अपडेट आएगी आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके हर कैटेगरी में कितने पद है, वो भी आप एक बार देख लीजिए, और उसके बाद आपका रिजल्ट रैंक वाइज जारी किया गया, संशोधित जो रिजल्ट जारी किया उसी को देखना है, क्योंकि एक आपका 31 अक्टूबर को रिजल्ट आया था सीएचओ का, और उसके बाद आपके वापस से 14 नवंबर को संशोधित रिजल्ट आया। तो अभी आप चेक करोगे तो जो 14 नवंबर को संशोधित रिजल्ट आया उसी के माध्यम से आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आपने डीवी करवाया तो आप अपनी रैंक देख लीजिए, आपकी कैटेगरी में कौन सी रैंक है, क्या आप जनरल से सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितने पद है, जनरल में कितने पद है। अगर आपकी कैटेगरी का कोई बंदा जनरल से सेलेक्ट हो रहा है तो उसको फिर आप अपनी कैटेगरी में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पदों का वर्गीकरण, जो कि आपको मालूम है ये पदों का वर्गीकरण भी आपके 22 अक्टूबर को जारी किया गया था सीएचओ एग्जाम में, जो पदों में भर्ती की गई, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में बात करूं
तो नॉन टीएसपी में आपके टोटल 3169 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 803 पद हैं, सामान्य महिला के 230 पद हैं, विधवा के 92 पद है और परित्यक्ता के 22 पद है। अब ये 22 पदों में अगर कोई भी कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिला तो ये काउंट हो जाएंगी विधवा के साथ। अगर इनमें भी स्टूडेंट नहीं मिले हैं, कुछ मिले तो कुछ खाली रह जाएंगे, तो वो काउंट हो जाएंगे सामान्य महिला में। अगर यहाँ पर भी खाली रहे तो फिर ये काउंट हो जाएंगे जनरल में। इसी तरह हर कैटेगरी में। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में बात करें तो इसमें आपके जनरल के 351 पद है, सामान्य महिला के 100 पद है, विधवा के 40 पद है, परित्यक्ता के 10 पद है। यानी कि आपकी कैटेगरी में जितने पद है उसके अंदर अगर आपकी रैंक आ रही तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी, सामान्य में 264 पद है, सामान्य महिला में 75 पद है, विधवा में 30 पद है, परित्यक्ता में 7 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 461 पद है, सामान्य महिला में 132 पद है, विधवा में 52 पद है, परित्यक्ता में 13 पद है। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी में देखें तो जनरल कैटेगरी में 110 पद है, सामान्य महिला में 32 पद है, विधवा में 12 है, परित्यक्ता में 3 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके जनरल में 222 पद है, सामान्य महिला के 63 हैं, विधवा में 25 है, परित्यक्ता में 6 है। 12 जिले के शहरिया आदिम जाति की बात करें तो इसमें आपके जनरल में 10 है, सामान्य महिला के 3 है, विधवा का 1 है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में एलबी कैटेगरी में 42 है, ओएलसीपी में 42 है, एमआईएसएलडी में भी 42 है। तो अब ये कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जिस कैटेगरी के होंगे उन्हें उन्हीं कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यानी कि ये जो 42 कैटेगरी, अब जैसे कि एलबी में 42 कैंडिडेट, यहाँ 42 पद लिखा हुआ है और एलबी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, वो अगर एससी का था तो वो एससी में काउंट होगा, एसटी का था तो वो एसटी में काउंट होगा, लेकिन अगर उसके मार्क्स जनरल से भी ज़्यादा रहे तो वो फिर जनरल से काउंट हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन में भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल में 143, एससी में 59, एसटी में 44, ओबीसी में 78, एमबीसी में 18, ईडब्ल्यूएस में 37 और शहरिया में 1। उत्कृष्ट खिलाड़ी 63। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी आपको मालूम है, उसके लिए उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तो यहाँ पर भी ये 63 टोटल पद लिखे हुए। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी का कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ तो कौन सी कैटेगरी का, उसको उसकी कैटेगरी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। ये 63 पद एक साथ लिखे हुए। अब यहाँ से जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनका जो पद देखेंगे, उनकी कैटेगरी देखेंगे, उन्हें उनकी कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिला है तो फिर ये पद है वो बाकी नॉर्मल कैटेगरी के साथ ऐड कर दी जाएंगी। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आपके टोटल 765 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में 269 पद है, सामान्य महिला में 77, विधवा में 30, परित्यक्ता में 7। तो टीएसपी में भी वही सेम प्रोसेस जो कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके पद है वो किस तरह से बांटे गए हैं। अनुसूचित जाति की बात करें एसटी कैटेगरी की तो आप देख सकते हैं जनरल में 27, सामान्य महिला में 8, विधवा में 3, परित्यक्ता में कोई पद नहीं। अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी कैटेगरी की बात करें, ये है अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी। एसटी में आप देख सकते हैं जनरल के 241 पद, सामान्य महिला के 69, विधवा के 28, परित्यक्ता के 6 पद है। अब यहाँ पर भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाला देख लीजिए, जैसे दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं एलबी के 10 कैंडिडेट, सीपीएलसी में 10 पद, एमआईएसएलडी में और एमडी में भी 10 पद है। तो ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उनकी कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा, फिर चाहे वो जनरल का हो, एससी का हो या एसटी का हो। भूतपूर्व सैनिक में भी आप देख सकते हैं जनरल के लिए 47 पद है, एससी में 4 पद हैं, एसटी में 41 पद है, बाकी उत्कृष्ट खिलाड़ी में आप देख सकते हैं 15 पद हैं। तो ये था आपका पदों का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और जिन भी कैंडिडेट का सीएचओ में डीवी हो चुका है और उनके अगर कोई दस्तावेज में कमी पाई गई है, चाहे वो सीएचओ हो या 14 कैडर के शेड्यूल जारी हो चुके हैं, यानी कि जिनमें कौन कौन से कैडर शामिल नहीं किए गए वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 19 कैडर थे, बायोमेडिकल से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसको आप स्किप कीजिए। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर में तो अभी टाइपिंग टेस्ट चल रही है, उनका तो डीवी भी शुरू नहीं होगा क्योंकि पहले टाइपिंग टेस्ट होगी, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीवी, इसको भी स्किप कीजिए। इसके बाद नर्सिंग ट्यूटर ट्रेनर, लैब टेक्नीशियन और जीएनएम, इन तीनों को भी स्किप कीजिए। अब शेष जितने भी कैडर बचे हैं उन सबको तीसरा और अंतिम चांस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 8 दिसंबर दिया गया है। फिर चाहे वो आप सीएचओ वाले हो, एएनएम वाले हो, रिहेबिलिटेशन वाले हो, सोशल वर्कर वाले हो,
कोई भी हो, 14 कैडर जो कि मैंने आपको बताया, यानी कि उसमें वो कैंडिडेट भी जा सकते हैं जिन्होंने अभी तक डीवी नहीं करवाई है, वो 8 दिसंबर को जा सकते हैं। कहाँ पर जाना है वो आप जब डीवी शेड्यूल, आप जिस भी कैडर के हो उस कैडर का डीवी शेड्यूल जारी हुआ, उसमें जो एड्रेस दे रखा है उसी एड्रेस पे जाना है, उसमें जो समय दे रखा है उसी समय में जाना है। और जो जा चुके हैं एक बार और उनके दस्तावेज में अगर कोई कमी पाई गई, उन्हें फिर से बुलाया गया, तो वो कैंडिडेट भी 8 दिसंबर को जा सकते हैं। ये संपूर्ण शेड्यूल भी मैं आपको इसकी पीडीएफ भी डाल चुका हूँ 2-3 दिन पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एब्सेंट कैंडिडेट को 2 बार मौका मिल चुका है, फिर चाहे वो सीएचओ वाले हो या और अन्य भी कैडर वाले हो। अब तीसरा और लास्ट चांस दिया जा रहा है आपको 8 दिसंबर का, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट को लेकर जैसी अपडेट आएगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक जो भी आपको पीडीएफ देखनी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल को लेकर हो, एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर हो, या किसी को प्री डीवी का रिजल्ट देखना हो, सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल में जाइए, फाइल सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए, आपको जो चाहिए वो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अभी तक जो जो विभाग और बोर्ड द्वारा एनएचएम को लेकर जो जो जारी की गई है वो सारी पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ।